हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बीपीओ एग्जाम स्पेशल क्लासेस के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का ये चैप्टर नंबर 12 है। इसमें हम उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की प्रमुख धाराओं को देख रहे हैं। तो ये आज पार्ट 4 आपका है। इसमें लगभग आपकी पूरी धाराएं कंप्लीट हो जाएंगी इस पार्ट के साथ ही। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो चीज़ हैं सब हम पहले ही आपको बता दी हैं। और यहाँ पर देखिए, आप लोगों ने जो धाराएँ पढ़ी थी, ऊपर वाली धाराएँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इन सबको आप पूरा पूरा यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा बात आती है इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे, यहाँ पर आपका चैप्टर यहाँ पर 6 शुरू होगा, जिसमें न्याय पंचायत क्या होती है इसके बारे में जानेंगे और कुछ प्रमुख धाराएं ही देखेंगे। इसके अलावा बाह्य नियंत्रण हो गया, इसकी भी कुछ प्रमुख धाराएं हो गई, और शक्ति प्रक्रिया की कुछ प्रमुख धाराएं, और जो आपका भाग 9 है इसकी कुछ 1-2 धाराएं होंगी, वो इंपॉर्टेंट है। तो यही यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे। तो लास्ट वाली धाराएं भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान रखिएगा। ऊपर वाली सभी धाराएं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो आज हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ चैप्टर 6 से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, चैप्टर 6 में दिया गया है न्याय पंचायत। तो न्याय पंचायत देखिए यहाँ पर क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। इसके अलावा क्या धाराएं इसके अंतर्गत हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले धारा 42 में आपकी न्याय पंचायत की स्थापना दिया गया है। तो धारा 42 सब जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी एक जिले के मंडलों में विभाजित करेगा। प्रत्येक मंडल में ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र के अधीन उतने क्षेत्र शामिल होंगे जितने यहाँ पर दिए जाएंगे, और प्रत्येक मंडल के लिए न्याय पंचायत की स्थापना करेगा। यहाँ पर प्रत्येक मंडल के लिए यहाँ पर न्याय पंचायत की स्थापना होती है, जो कि ग्राम पंचायत के लिए वर्क करती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, न्याय पंचायत ग्रामीण स्तर पर विवादों के निपटारे के लिए ग्रामीण न्याय प्रणाली है। इसका विकसित रूप वर्तमान समय की न्याय व्यवस्था है। इसे ही ब्रिटिश शासन काल में ग्राम कचहरी के नाम से जाना जाता था। इस ग्राम कचहरी में पंचों द्वारा ग्रामीण विवादों का निपटारा किया जाता था। तो ये पहले आपका ये नाम था। इसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 42 के तहत न्याय पंचायत का गठन होता है। इसके अनुसार न्याय पंचायत में न्यूनतम 10 सदस्य और अधिकतम 25 सदस्य हो सकते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो भी निर्धारित किया जाए, और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। इसके अलावा जो भी यदि राज्य सरकार इसमें बढ़ाती है तो अलग बात है, लेकिन एक आपका जो होगा वो 5 आपके न्यूनतम 10 न्यूनतम यहाँ पर, और अधिकतम यहाँ पर 25 होंगे। तो ये आपका सर्वमान्य है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इस एक सरपंच और उप सरपंच इसमें होंगे। दीवानी और छोटे छोटे अन्य मुकदमे सुनने का अधिकार होगा। न्याय पंचायत ग्राम पंचायत की न्यायपालिका है। तो ये ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत की न्याय व्यवस्था को ग्राम पंचायत की न्यायपालिका यहाँ पर देखती है। तो ये ध्यान रखिएगा, यानी कि न्याय पंचायत। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कुछ पॉइंट है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, न्याय पंचायत को ग्राम पंचायत की न्यायपालिका कहा जाता है। न्याय पंचायत में एक सरपंच और एक उप सरपंच होते हैं। एक सरपंच और उप सरपंच होते हैं, यानी कि उप सरपंच यहाँ पर हो सकते हैं 3-4। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, न्याय पंचायत में कम से कम 10 या अधिक से अधिक 25 सदस्य हो सकते हैं। न्याय पंचायत के पंचों का कार्यकाल 5 वर्ष का। न्याय पंचायत दीवानी और छोटे मुकदमे को सुनने का अधिकार इसको होता है। न्याय पंचायत का कारावास का दंड देने का अधिकार नहीं होता है, यानी कि किसी को जेल भेज नहीं सकती है, ऐसा दंड नहीं दे सकती है कि कोई जेल चला जाए यहाँ पर। न्याय पंचायत को अधिकतम 250 रुपये का जुर्माना लगाने का अधिकार प्राप्त होता है, यानी किसी व्यक्ति पर 250 का जुर्माना ये कर सकती है। तो ये सब चीज़ें न्याय पंचायत के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, न्याय पंचों की नियुक्ति कैसे होती है। तो यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 43 के अंतर्गत न्याय पंचायत के पंचों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो 43 जरूर ध्यान रखिएगा, जिसके तहत ग्राम पंचायत के सदस्यों में से विहित अधिकारी जितने नियुक्त किए जाए, न्याय पंचायत के पंच की नियुक्ति करेगा। और उसके बाद इस प्रकार जो व्यक्ति पंच के नियुक्त किए जाएंगे, तो यानी कि एक अधिकारी द्वारा यहाँ पर न्याय पंचों की नियुक्ति की जाती है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 43 के तहत न्याय पंचायत के पंचों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो ये वही चीज़ यहाँ पर आपका लिखा गया है, यानी कि न्याय पंचायत की नियुक्ति धारा 43 के अंतर्गत आती है। धाराएं जरूर आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएंगे आपके डायरेक्ट। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, न्याय पंचायत का स्थानीय क्षेत्राधिकार। तो यहाँ पर उसके जो क्षेत्र होते हैं वो देख लेते हैं। तो जो आपका पंचायती राज की धारा 51 है, उसमें न्याय पंचायत की स्थानीय अधिकारिता का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत दीवानी फौजदारी मुकदमे दाखिल किए जाते हैं, जैसे कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किसी बात के होते हुए फौजदारी का ऐसा हर मुकदमा जो न्याय पंचायत के द्वारा विचारणीय हो, उस मंडल के न्याय पंचायत के सरपंच के समक्ष दायर किए जाएंगे। मंडल ऐसा अपराध किया गया है, तो ये आपका क्या है, न्याय पंचायत के समक्ष यहाँ पर कुछ मुकदमे हैं जो न्याय पंचायत यानी ग्राम की न्याय पंचायत यहाँ पर देखती है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की किसी बात के होते हुए उत्तर प्रदेश राज्य अधिनियम के अधीन दायर दीवानी हर एक मुकदमा, यहाँ पर आपका फौजदारी मुकदमा इसके तहत दायर होता है, और यहाँ पर दीवानी मुकदमा ये आपका सिविल प्रक्रिया 1908 के तहत होता है। तो ये सब इसके अंतर्गत जो मुकदमे दाखिल होते हैं वो न्याय पंचायत यहाँ पर देखती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए,
उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम धारा 52 के तहत प्रावधान किया गया है कि न्याय पंचायत निम्न अपराधों का संज्ञान लेने के लिए सशक्त है। तो कौन कौन से हैं? जैसे कि आपकी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कोई अपराध आते हैं, पशुओं द्वारा अनितकार प्रवेश अधिनियम 1871 की धारा 24 और 26 के अंतर्गत कोई अपराध होता है, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड प्राइमरी शिक्षा अधिनियम 1926 की धारा 10 और उपधारा 1 के अंतर्गत कोई अपराध होता है, सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 की धारा 3, 4, धारा 7 और 13 के अंतर्गत कोई अपराध होता है, पूर्वतक विधि अथवा किसी अन्य विधि के अंतर्गत कोई ऐसा अन्य अपराध जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रसारित करके न्याय पंचायत द्वारा हस्तक्षेप घोषित करे। यानी कि ऐसा कोई अपराध हो जो यहाँ पर क्या राज्य सरकार उसको क्या करे कि न्याय पंचायत के लिए दे दे कि आप इस मामलों को देखिए, तो वो गजट में प्रकाश कर दे, उसका शक्ति दे दे न्याय पंचायत को। तो ऐसे कोई अपराध होता है तो उस पर न्याय पंचायत सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अंतर्गत कोई भी अपराध, तो ये सब अपराध हैं जिसके अंतर्गत न्याय पंचायत सुनवाई करती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पंचों की नियुक्ति और उनका कार्यकाल, तो ये धारा 43 सीधे सीधे ध्यान रखिएगा, पंचों की नियुक्ति और उनका कार्यकाल धारा 43 के अंतर्गत आता है। अब 42 में आपने देखा न्याय पंचायत की स्थापना और उसके बारे में यहाँ पर आपने डिटेल में पढ़ा। अब जो धाराएं हैं उसको देख लेते हैं। धारा 42 में सीधे सीधे न्याय पंचायत की स्थापना है, कुछ धाराओं की बात हमने यहाँ पर कर ली पहले ही। तो यहाँ पर अब धारा 43 आती है, इसमें पंचों की नियुक्ति है, उनका कार्यकाल है, तो 5 ईयर होता है, आपका पता है। तो सीधे पंचों की नियुक्ति आपकी पूछी जाए न्याय पंचायत के लिए तो धारा 43 आती है। सरपंच या सहायक सरपंच का चुनाव जो होता है इसमें न्याय पंचायत के लिए वो धारा 44 में दिया गया है। बस धाराएं आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए पंच की अवधि जो होती है यहाँ पर वो धारा 45 के अंतर्गत है, यानी कि न्याय पंचायत के पंच की अवधि का पूछा जाए कि किस धारा के अंतर्गत आता है तो 45 और 5 ईयर आपका कार्यकाल होता है। पंचों का त्यागपत्र, आपका जो न्याय पंचायत है उनमें पंचों का कोई त्यागपत्र कोई देता है तो धारा 47 के अंतर्गत आता है और वो पद रिक्त हो जाएगा आपका। और धारा 49 में न्याय पंचायत की न्यायपीठ है। न्याय पंचायत के समक्ष आने वाले मामलों और जांचों के निपटारे के लिए सरपंच 5 पंचों की बेंच बनाएगा। तो यहाँ पर 5 पंचों की बेंच बनाई जाती है आपकी, वही न्याय पंचायत की न्यायपीठ कहलाती है। तो ये धारा 49 इसको जरूर ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर चैप्टर या भाग यहाँ पर आता है वो भाग यहाँ पर 7 है, इसमें बाह्य नियंत्रण दिया गया है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं उसको यहाँ पर हम लोग देखते हैं। जैसे आपका धारा 95 है जिसमें निरीक्षण की बात की गई है। तो निरीक्षण किस प्रकार का यहाँ पर देखिए, राज्य सरकार या किसी ग्राम पंचायत या संयुक्त समिति न्याय पंचायत के स्वामित्व वाले उसके कब्जे वाले किसी अचल संपत्ति या ऐसी ग्राम पंचायत या संयुक्त समिति या उसके निर्देशन में चल रहे किसी कार्य का निरीक्षण कर सकती है। तो राज्य सरकार का निरीक्षण के लिए, यानी कि ये बाह्य नियंत्रण है। बाह्य का मतलब ऊपर से जो नियंत्रण आपका होता है ग्राम पंचायत पर, वो सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो राज्य सरकार का नियंत्रण यहाँ पर जो जो चीज़ें दी गई हैं इन सब में क्या कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है, वो किसी अधिकारी को भेज सकता है निरीक्षण के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर है 95A, राज्य सरकार की शक्ति। किसी भी समय राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम सभा या ग्राम पंचायत ने या इसी किसी अन्य अधिनियम के तहत उस पर लगाए गए कर्तव्य को पूरा करने में चूक की है तो राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा इसके लिए एक अवधि तय कर सकती है कि ये तब तक आप यहाँ पर क्या कीजिए, इसको ठीक कीजिए। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 96 है धारा A, राज्य सरकार द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन। राज्य सरकार इस अधिनियम के तहत अपनी सभी या किसी भी शक्ति को अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को ऐसे शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन सौंप सकती है जिन्हें वह लगाना उचित समझे। तो क्या यहाँ पर अधिकारियों को शक्ति दे सकती है ग्राम पंचायतों को के लिए, यानी ग्राम पंचायतों की देख रेख या उनके लिए कोई अधिकारी नियुक्त कर सकती है। तो ये राज्य सरकार यहाँ पर कर सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यानी कि जो आपका बाह्य नियंत्रण है उसमें मुख्य रूप से 3 आप यहाँ पर धाराएं ध्यान रखिएगा, जिसमें पहला निरीक्षण है। 95 में पूछा जाएगा कि राज्य सरकार किस धारा के तहत ग्राम पंचायत का निरीक्षण करवा सकती है, तो या किसी अधिकारी द्वारा वहाँ पर निरीक्षण कर सकती है। तो ये आपका धारा 95 यहाँ पर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका है शक्तियाँ और प्रक्रिया, चैप्टर 8 का है और इसमें धारा आपके 97 से स्टार्ट होती है। तो इसमें देखिए क्या चीज़ें दिया गया है, अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जुर्माना। तो 97 में दिया गया है अधिनियम कोई भी धारा 12 BCA धारा BCA के प्रावधानों को छोड़कर इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो दंडनीय होगी, जब तक कि अन्यथा निर्धारित न हो। जुर्माने से 500 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है और उल्लंघन जारी रहता है तो अतिरिक्त जुर्माना भी हो सकता है यहाँ पर, और हर दिन के लिए 450 रुपये यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे ये धारा आपका है ग्राम पंचायत के अंतर्गत कोई भी यहाँ पर उल्लंघन वगैरह होता है तो वो सब यहाँ पर आपका दिया गया है, इसके लिए दंड लगाया जा सकता है। 97A में क्या है, मांग के संबंध में किसी भी आदेश के उल्लंघन के लिए जुर्माना। तो धारा 12 BCA धारा BC के तहत दिए गए किसी भी आदेश का उल्लंघन करेगा उसे 1 वर्ष तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो इसमें भी कोई व्यक्ति यदि करता है तो वो यहाँ पर दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नियमों और उपनियमों का उल्लंघन। नियम बनाते समय राज्य सरकार और विधि बनाते समय ग्राम पंचायत विहित पदाधिकारी की मंजूरी से ये निर्देश दे सकती है कि इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना दंडनीय होगा जो 500 रुपये तक हो सकता है। तो यहाँ पर नियमों के अधीन यदि यहाँ पर कोई भी उल्लंघन होता है तो यहाँ पर आपका क्या होगा, दंड दिया जाएगा, लगभग 500 रुपये का आर्थिक दंड यहाँ पर लगता है। तो ये है इसमें नियमों और उपनियमों का उल्लंघन। तो कभी भी क्वेश्चन आपका आता है तो नियमों और उपनियमों का उल्लंघन किस धारा के अंतर्गत आता है, धारा 98। इसके अलावा
ग्राम पंचायत की संपत्ति से छेड़छाड़ पर जुर्माना धारा 99 में है। जैसे कि आपका सड़क, फुटपाथ, नाली, ये सब, दीवार, पोस्ट, लैंप, इससे कोई भी व्यक्ति इसमें कोई कुछ करता है या हस्तक्षेप करता है जो कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत आती है ये सब चीज़ें, क्योंकि गांव की चीज़ें हैं ये सब, और इसमें कोई करता है या हटाता है उसको, तो यहाँ पर जुर्माना आपका लगाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है नोटिस का अमान्य ना होना। कोई भी नोटिस उसके प्रारूप में किसी दोष या चूक के कारण अमान्य नहीं होगा। तो ये 101 धारा ध्यान रखिएगा, इसमें दिया गया है कोई नोटिस वगैरह आती है तो उसमें यदि कोई गलती से कोई शब्द वगैरह लिखा गया है तो उस कारण से वो नोटिस अमान्य नहीं होगी, वो नोटिस मानी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अपील, 102 के अंतर्गत अपील दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अधिनियम के तहत किसी नियम या कानून के तहत ग्राम पंचायत द्वारा किए गए आदेश या निर्देश से व्यथित कोई भी व्यक्ति जब तक कि अन्यथा निर्धारित ना हो ऐसे निर्देश या आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय को छोड़कर कर सकता है। यानी कि यहाँ पर जैसे ग्राम पंचायत किसी के ऊपर कुछ लगा देती है जुर्माना वगैरह या कुछ भी, तो उसके लिए अपील जो दिया गया है वो आपका यहाँ पर दिया गया है धारा 102 के अंतर्गत, ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट आपका दिया गया है धारा 107 ग्राम पंचायत एवं न्याय पंचायत को संरक्षण। तो धारा 107 के अंतर्गत ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत को संरक्षण प्राप्त है, तो ये इसमें बस इतना ही ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए धारा 108 में दिया गया है अपराधों के संबंध में पुलिस की शक्तियां एवं कर्तव्य तथा पंचायतों को सहायता। तो इसमें क्या है था कि पुलिस सहायता करेगी, कोई भी यदि अपराध होता है तो उसमें ग्राम पंचायत एक दूसरे का क्या है, पुलिस की सहायता करेंगे, पुलिस भी सहायता करेगी ग्राम पंचायत की और ग्राम पंचायत पुलिस की सहायता करेंगे। तो इस तरह इसमें दिया गया है, तो इसमें सहायता का पूरा प्रबंध आपका धारा 108 में किया गया है अपराधों के संबंध में। इसके अलावा अब आपका यहाँ पर चैप्टर 9 आता है जिसमें नियम, उपविधियाँ और कुछ यहाँ पर क्या धाराएँ हटाई गई हैं। तो हटाई वाली धाराएँ हमने पहले यहाँ पर ली नहीं है, उसको पढ़ना यहाँ पर क्योंकि वो हटा दी गई तो उसको नहीं पढ़ेंगे। अब इसमें 110 नंबर धारा है नियम बनाने के लिए राज्य सरकार की शक्तियाँ। तो सीधे सीधे नियम बनाने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत है, धारा 110, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंचायतों के लिए सरकार, राज्य सरकार यहाँ पर क्या है, नियम बना सकती है और इसकी अधिसूचना आपकी राजपत्र में प्रकाशित कर सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए उपविधि बनाने की जिला पंचायत की शक्ति। अब जैसे राज्य सरकार ने कुछ नियम बनाए उसी से रिलेटेड कुछ उपविधियां यहाँ पर आपकी कौन, जिला पंचायत बना सकती है, जो सबसे ऊपर आपकी रहती है पंचायती स्तर में, तो ये उसके अनुरूप कुछ उपविधियां बना सकती है। धारा 111 ध्यान रखिएगा। इसके अलावा धारा 112 जो है ये ग्राम पंचायत अपनी उपविधियाँ कुछ बना सकती हैं। जैसे ऊपर से राज्य का कानून कुछ विधियाँ आई बनाने, जिला पंचायत ने उस पर कानून कुछ बनाया, नियम बनाए। इसके अलावा उसी पर कुछ उपविधियाँ और कानून ग्राम पंचायत भी बना सकती है और अपने पंचायत क्षेत्र में लागू करा सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो धारा 112 भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर दिया गया है पूरा 110, 111 और 112, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये आपका पूरा चैप्टर यहाँ पर होता है धाराओं का, और इससे पहले वाले जो सभी धाराएं उसको जरूर ध्यान से पूरा पढ़िएगा। और आगामी जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसमें पंचायतों के वित्तीय स्रोत और कार्य योजना के बारे में पढ़ेंगे, वित्त आयोग क्या होता है, राज्य वित्त आयोग क्या होता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। PDF में आप एक बार और रिवीजन इसको कर लीजिएगा, केवल धाराएं और उसके जो मेन हेडिंग दिया गया है उसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।